नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 26 मई को मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 1 साल हो जाएंगे। मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में जुट गई है। मोदी सरकार की ओर से साल भर के कामकाज का लेखा जोखा सामने रखा जाने लगा है। सभी ये बताने में जुटे हैं कि कैसे देश में मोदी के वादे के मुताबिक अच्छे दिन आ गए हैं। सत्ता पर मोदी सरकार पूरे धमक के साथ बैठी थी और अब 1 साल के करीब पूरा हो गया है। सत्ता मोदी के उन वायदों को याद कर रही है जो उन्होंने खुद को चुनने की गुहार के समय किया था। मोदी सरकार जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरी, ये जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे तक करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कहानी पूरे साल की, क्या किया क्या नहीं कर पाए, सवाल जनता की, कसौटी पर मोदी सरकार, भरोसे पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। मोदी सरकार को सत्तानशी हुए साल पूरा होने को है। जनता उनके वादों को याद कर रही है, उनकी सरकार को कसौटी पर कस रही है। मोदी के उन वादों को याद कर रही है जिन पर उसे भरोसा हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। तो विरोधी तंज कस रहे हैं और जनता को ये बताने में जुटे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है, और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। लेकिन मोदी सरकार में अहम मंत्री अरुण जेटली सरकार को 100% अंकों से पास करार दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनता ने मोदी को पीएम बनाकर कोई गलती नहीं की। सियासी वादों के बीच हालांकि मोदी सरकार अपनी पीठ ये कहकर जरूर थपथपा सकती है कि इन सालों में दुनिया की नजर में भारत का कद बढ़ा है। मोदी का स्वागत जिस तरह से अमेरिका और चीन में किया गया, उससे ये एहसास हुआ कि भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को ये क्रेडिट जरूर दिया जा सकता है कि इस 1 साल में एक भी ऐसी खबर कम से कम नहीं आई जिनसे किसी गड़बड़झाले की बू आती हो। कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। मोदी सरकार के दौरान विकास की गाड़ी भी पटरी पर वापस लौटती नजर आ रही है। एसोचैम ने भी मोदी सरकार को 10 में से 7 अंकों के साथ पास करार दे रही है। एसोचैम भी मोदी सरकार को 10 में से 7 अंकों से पास करार दे रही है और उम्मीद जता रही है कि आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज होती जाएगी। विदेशी एजेंसियां भी ये साफ कर रही हैं कि 2016 में भारत का जीडीपी ग्रोथ चीन को पीछे छोड़ देगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार 1 साल पूरे होने का जश्न मना सकती है।
लेकिन ये भी साफ है कि जनता ने ये मौका 5 साल का दिया था, लिहाजा कसौटी पर साल नहीं एक एक दिन कसा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि मोदी ने देश की चौकीदारी कितनी शिद्दत से की। और उसका देश को कितना फायदा हुआ। तो मोदी ने कहा था कि जनता ने उन्हें सेवक के रूप में चुना है, 1 साल पूरे हो गए हैं और सेवक के रूप में उनका कामकाज कैसा रहा उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल के गेस्ट मौजूद हैं। अमित जी हमारे साथ नेता कांग्रेस के हैं और संदीप दुबे जी बीजेपी से, आपका स्वागत है। अमित जी आपका भी। संजीव निगम जी आप नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डिबेट की शुरुआत करते हैं संदीप दुबे जी से, क्योंकि भाई 1 साल आपको समय मिल गया है। 1 साल में आप लगातार 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी चल रही, तमाम उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। वही सवाल जो पूरी जनता जानना चाहते हैं, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? देखिए, एक अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है। मैं ये कहता हूँ अच्छे दिन आ गए, जो एक भारत के अंदर, भारत के लोगों में एक नेगेटिवनेस थी जब हमारी पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं। उसके बाद आप आंकड़े भी देख लें, वो महंगाई दर कम हुआ, वो खुदरा व्यापार में जो बिचौलिए थे उनमें कमी आई। इवन जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, जब रोड बनते थे परिवहन विभाग में, तो उस समय 240-260 रुपए बोरी सीमेंट ली जाती थी बिचौलिए के माध्यम से। आज हमारी सरकार 160 और 180 रुपए के बीच दे रही। हमने कई डिजिटल इंडिया की बात करें, हमने देश को एक सजोने का और संवारने का जो प्रयत्न हो सकता है हमारी सरकार ने किया है, और हमारी शुरुआत है। और ये शुरुआत हमें लगता है कि शुरुआत में हमने जो भी वादे जनता से किए उसको पूरा करने की कोशिश की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, और जिस पे ध्यान पूरे देश के लोगों का जरूर जाना चाहिए, कि कांग्रेस की जब सरकार थी और उसके बाद सरकार चली गई और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी जब गए, तो पूरे देशों में उन्होंने यही कहा कि 97% योजनाओं के धन भारत में वो लूट के भेंट चढ़ जाते हैं, यानी करप्शन के भेंट चढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो अगर भ्रष्टाचार था तो वो योजनाओं में था, सरकारी योजनाओं में था। उसके पहल में सरकार ने जो पहल करी वो काबिले तारीफ रही, कि हमने लोगों के अकाउंट खुलवाए, कोशिश करी कि सब्सिडी के पैसे या सरकारी योजनाओं के पैसे सीधे उनके अकाउंट में जाए। तो एक भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने वाली सरकार हमने साबित करी। और 1 साल में ही हमने, देखिए सबसे बड़ी जो पहले था, एक सिस्टम ऐसा था, कभी अधिकारी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। आज ये हो गया कि समय से आते हैं, काम करते हैं और समय से जा रहे हैं। तो हमने अपने जो व्यवस्था थी उसको समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए, कि सुचारू कैसे काम हो, समयबद्ध कैसे काम हो और सही काम हो, अच्छा कैसे काम हो, इस पे हम लोगों ने पहल करी। हाँ, ये जरूर है कि अभी भारत में बहुत सुधार की गुंजाइश है, और हम सब लोग को मिलके जो मेक इन इंडिया है, और चाहे हमने उसके बाद भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी हम बातें अगर करें तो उस पर बहुत विस्तृत बात हो जाएंगी। हमने लक्ष्य भी रखा कि युवाओं को हम ट्रेंड करेंगे, उनको रोजगार देंगे, रोजगार पूरक बनाएंगे, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या या तो अभिशाप है या वरदान है। तो हमने कोशिश करी, हमारी सरकार बनी तो हमने कोशिश करी कि हमारी जनसंख्या अभिशाप नहीं हो सकती, हम इस जनसंख्या को वरदान बनाएंगे। और हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम इंपावर करने की बात करते हैं युवाओं की, तो हम उसी में कोशिश कर रहे हैं कि भारत युवाओं से मजबूत होगा। जब युवाओं के हाथ में पैसा आएगा, धन आएगा, तो क्या होगा, वो समृद्ध भारत बनेगा। किसी भी गरीब आदमी को अमीर तभी आप बना सकते हैं कि उसके अंदर वो कुशल कारीगर हो और वो अपनी कारीगरी से अपनी आमदनी बढ़ाए। तो उससे क्या होगा कि भारत की भी आमदनी बढ़ेगी। तो इस तरह की हमने कोशिश करी है, देश में भी और विदेशों में भी। विदेशों से हमने रिश्ते अच्छे बनाए हैं, काफी अच्छे रिश्ते हैं। हमने यात्राएं करी है, भारत का जो एक नाम है विदेशों में गया है, कि आज भारत एक मजबूत भारत है। क्योंकि देखिए, बीबीसी की एक आंकड़ा भी आई थी उसमें, कि एक सर्वे के हिसाब से, कि जब बात फ्यूचर वर्ल्ड की हो रही है, विश्व में भारत की क्या स्थिति होगी, आज हम अगर जीडीपी को देखें, वो आंकड़ा माना जाता है विश्व की, तो हम 10 के और नीचे हैं। कल भविष्य में लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पे चला जाएगा आने वाले भविष्य में। तो एक विश्व की भी नजर में भारत की स्थिति मजबूत हुई है, और भारत में लोगों की रुचि बढ़ी है। अच्छा संदीप जी, ये तो है, लेकिन हम अब एक टिकटैक आपको दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता अनुषा गांगुली ने मोदी सरकार के 100 दिनों पर बातचीत करने के लिए केसी त्यागी से की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं, इसके बाद फिर डिबेट आगे करते हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं।
मोदी सरकार को 1 साल हो गए, कई सारे एजेंडे थे, विकास, महंगाई, काला धन, कई सारे वादे थे। क्या लगता है सर, कितने अच्छे दिन आ गए लोगों के इन 1 सालों में? देखिए, कितने अच्छे दिन आए हैं ये तो जनता से आप इंटरेक्शन करेंगे तो पता लगेगा, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े वायदे देश की जनता के साथ किए गए थे उसको लेकर के जनता में निराशा है। काले धन की वापसी का मामला था, लोकसभा राज्यसभा से अपराध मुक्त करने का मामला था, किसानों को फसल के उचित दाम देने का मामला था, बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला था, विदेशी पूंजी निवेश का मामला था, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते बनाने का मामला था। अभी तो इन सब मोर्चों पर सरकार असफल दिखाई दे रही है। लेकिन सर, बीजेपी सरकार जो है लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया इन 1 सालों में, यहाँ तक कि वो कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री खुद जाके जो है लोगों तक अपनी कामयाबी का जो डंका है वो बजाएंगे। तो इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी ज़्यादा जो दावा बार बार, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार प्रचार और प्रसार के जो आधुनिकतम माध्यम हैं उन्हीं का सहारा लेकर के जीत करके आई है, और अब 1 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका बखान भी जोर शोर से करके अपनी इन्हीं असफलताओं को सफलता में बदलने का इनका एक प्रयास है। सर, ब्रिटेन के एक मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में भी जो है मोदी सरकार के 1 साल की आलोचना की गई है। उसमें कहा गया है जिस स्तर पे वादे किए गए थे उसकी गति धीमी है, और साथ ही जो है प्रधानमंत्री का जो ये मूड है वो अभी भी गुजरात के मुख्यमंत्री जैसा ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री जैसा भी है और चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा भी है, जैसे भी चुनाव के मूड में है। क्योंकि जनसभाओं में जिस तरह से वो बड़े बड़े भाषण देते थे, बड़े बड़े वायदे करते थे, अभी तक भी लगभग उसी इलेक्शन मूड में प्रधानमंत्री लगते हैं। सर, पूरे 1 साल में जितने भी मंत्रालय है, जितने भी सेक्टर है, क्या लगता है सर किस सेक्टर में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया? किस काम की आप सराहना करेंगे, और किस मंत्रालय या किसी काम की जो उनको करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया? देखिए, बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद सुलझाया है ये 1974-75 से पेंडिंग पड़ा था, ये एक सराहनीय कार्य है। बाकी चीन के साथ कोई रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। अभी पिछले दिन पहले जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो डिसास्टर मैनेजमेंट की टीम को भी नेपाल की सरकार ने वापस जाने के लिए कहा। श्रीलंका से भी बेहतर रिश्ते नहीं हैं। अंदाज में श्री नरेंद्र मोदी चुनाव में आए थे जीत करके, उन इच्छाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करने में वो असफल रहे। तो ये थे केसी त्यागी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी सरकार का जो 1 साल था, जो एजेंडा था, उस पर काम नहीं कर रही है मोदी सरकार। और साथ ही प्रधानमंत्री अभी भी चुनाव मोड पे है कि अभी भी जिस तरीके से वो भाषणबाजी करते हैं, लगता है कि लोकसभा का चुनाव अभी भी वो ऐसे ही वो जाहिर करते हैं। और साथ ही जो है बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद को सुलझाया, उन्होंने इसकी सराहना भी की। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी के पूर्व सहयोगी थे जेडीयू के केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा कि खरी नहीं उतरी है 1 साल के कामकाज पर। कांग्रेस की हम राय लेते हैं और हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, ये अगर 1 साल के कामकाज को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या अच्छे दिन आए हैं, और कितने आपको लगता है कि इस 1 साल में कैसा रहा कामकाज मोदी सरकार का? देखिए अंजलि जी, अभी दुबे जी ने बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार की गिनाई, लेकिन उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो। उन्होंने कहा कि 1 साल का समय जो है वो कम समय है, लेकिन जो पूत के पांव होते हैं वो पालने में नजर आने लगते हैं। अच्छा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 1 साल का समय कम है, लेकिन 1 साल के अंदर आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए उन चीजों के लिए जिनके वादे आपने जनता से करे थे चुनावों के वक्त। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ इनिशिएटिव्स उस मुद्दों पर उठाए, चाहे वो काले धन का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो स्किल्स को बढ़ाने का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो वादे मोदी सरकार ने किए थे उनको पूरा कर पाने में नाकाम हुई। अच्छा। मेरे दुबे जी ने अभी चर्चा के दौरान जिक्र किया भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ 1 साल के अंदर। अभी तो आपने काम करना शुरू ही नहीं किया है, तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? नंबर 2, अगर यदि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो क्या कारण है कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी आज भी देश में सीवीसी नहीं है, आज भी देश में सीआईसी का प्रमुख नहीं है, आज भी देश में लोकपाल नहीं है? क्या वही दिन हमें देखने पड़ेंगे जैसे 11 साल में मोदी सरकार को गुजरात में लोकपाल नहीं मिला? क्या आज देश को भी 11 साल या 5 साल या 4 साल का वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? और यदि कोई अफसर भ्रष्टाचार की बात को उठाता है तो तुरंत आप उसका तबादला कर देते हैं। जो एमपी या सांसद
उस पर अनुशंसा करता है, उसको आप उठा के मंत्री पद से सुशोभित कर देते हैं। तो यदि इस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी तो किस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो सकेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, दुबे जी ने बोला कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, जहां भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनका बहुत सत्कार होता है, स्वागत होता है, बहुत जो है देश की प्रतिष्ठा जो है वो और मुल्कों में बढ़ी है। तो दुबे जी एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप पिछला इतिहास देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो बार बार ये बात कहती है कि अब जो है हमारा देश का जो है वो स्तर जो है काफी अच्छा हो गया है और देशों के में, जो बहुत गलत है। आप बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं, ना सिर्फ भारत देश की गरिमा को आप बट्टा लगा रहे हैं। यदि आप देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और जब वो अमेरिका गए थे तो खुद वहां के राष्ट्रपति जी ने उनका आकर बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे आकर स्वागत किया था और उनको रिसीव किया था। हाँ, यदि हम इंदिरा जी की बात करें तो इंदिरा जी जब अमेरिका गई थी तो खुद वहां के राष्ट्रपति ने आकर इंदिरा जी के साथ वहां के राजदूत जो अमेरिका में भारत के राजदूत थे उनके घर आकर डिनर किया था। जब मनमोहन सिंह जी गए थे उस समय जो जितना बड़ा भोज अमेरिका में उनके स्वागत में दिया गया था उतना बड़ा भोज आज तक किसी को नहीं दिया गया। जब राजीव गांधी जी गए, जब नेहरू जी गए, जब इंदिरा जी गई, यहां तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे तब भी उनको मौका दिया अमेरिका सरकार ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का। लेकिन मोदी सरकार को यह मौका नहीं दिया गया। तो ये बात आप प्रचार करना छोड़ दीजिए, इससे देश की गरिमा को बट्टा लगता है कि जो भी काम मोदी सरकार कर रहे हैं अच्छा डिटेल में हम जाएंगे। अब हम संजीव जी को भी जोड़ते हैं। संजीव जी, एक साल के कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट बात कहने में विश्वास रखता हूँ। हाँ, कह दीजिए। जो बातें हैं मोदी साहब का जो कार्य करने का तरीका है, भाषण करने में तो बहुत ही अच्छे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन जो काम है, अच्छा, काम में कुछ नहीं, 10% से ज्यादा नहीं है। जो बात वो कहते हैं उसका 10% अगर वो हो जाए तो भी मैं उसको बहुत सफल मानूंगा। लच्छेदार भाषण, बात बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। अभी आप पिछले साल की तुलना करिए, इस समय पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे और अब देखिए, शुरुआती 6 महीनों में तो हर महीने 7-8 महीनों में गिरते रहे और अब इधर पिछले 2 महीनों में देखिए बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 6 महीने में जाकर के मुझे 26 मई का आंकड़ा ऊपर उछल जाएगा। सफाई अभियान, सफाई अभियान लेकर के चले थे कि और कुछ नहीं, जीरो है। मैं अभी 2 महीने घूम करके आया हूँ उत्तर प्रदेश पूरा जो है, कानपुर, लखनऊ, कुछ नहीं, धरातल में कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो है। अच्छा। तो आप कहाँ आ जाएंगे, किस उसमें? हाँ, बाहर विदेशों में जा रहे हैं, बाहर वहाँ लोगों को मदद भी कर रहे हैं। अभी भूकंप आया था, अच्छी बात है, भूकंप में मदद करनी चाहिए, वो किया। मतलब लेकिन विदेश से संतुष्ट है आप? नहीं, उसका मैं दूसरा आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि नेपाल में मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराएगी। अच्छा, वहां हेल्प की एनडीए में, वो अच्छी बात है। लेकिन अब आप मंदिरों का जीर्णोद्धार वहां कराएंगे, अरे अपने यहाँ तो पहले करा लीजिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर की बात नहीं करते। मंदिर की जब बात होती है तो आप विकास की बात करने लग जाते हैं, मंदिर की बात, और वहां जाकर क्या, अच्छा, मंदिर की बात करें तो आप सांप्रदायिक बोलते हैं, ये भी तो बात है। सवाल ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप मतलब गुमराह करके, मतलब कोई, जैसे कि मैं आपको बहुत ही बताऊं, जैसे आप सब्जी मंडी में देखिए ना, आप अगर जाएं अच्छा, तो जो बहुत अच्छा विक्रेता होता है ना, आलू बेच रहा है तो आगे बड़े बड़े आलू लगा लेगा और नीचे से आपको तोल देगा छोटे आलू। तो मतलब आगे सामने इनकी बड़ी अच्छी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और लेकिन जो अंदर से ये बिल्कुल नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में, अब इनकी सरकार आ गई है, 5 साल, ऐसे 1 साल कट गया, 5 साल भी कट जाएंगे, वक्त थोड़ी इसमें आपको मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। ललन जी, जिस तरीके से 1 साल का कार्यकाल है, आप काफी समय से इसको आप वॉच कर रहे हैं, क्या रहा, कैसा रहा 1 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का? देखिए, जो अच्छे दिन का वादा था उसको हर आदमी अपने ढंग से देख रहा है। जितने हमारे विरोधी पार्टी के लोग अपने ढंग से देख रहे हैं जी, और वो मोदी सरकार को 100 में से 0 नंबर दे रहे हैं। हाँ। और जो हमारे बीजेपी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो 100 में 100% दे रहे हैं जी। आम जनता क्या कह रही है, आम व्यापारी क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं जी, रोजगारी क्या सोचते हैं, प्रोफेशनल लोग क्या सोचते हैं जी। तो इसका इंटरप्रिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी ने कह दिया वो एक पत्थर की लकीर हो गई। अगर किसी ने कह दिया कि उन्होंने इतना काम किया है कि उनको सोने से तौल दिया जाए, या किसी ने कह दिया कि वो तो लोहे की बाट पर भी नहीं तोले जाते। मैं समझता हूँ कि इसको एक सम्यक रूप से देखना चाहिए कि वास्तविक में हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। हाँ। देखिए, इस 1 साल के अंदर कुछ तो बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए गए। हाँ। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। पिछले 60-70 साल से सामाजिक सुरक्षा, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं जी, और यूरोप में और अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट 50 साल से है, और हर नागरिक को सोशल सिक्योरिटी मिलती है।
वो चाहे उसका जीवन बीमा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ हो, तो हर आदमी जो कमाता है वो उसमें से अपना एक हिस्सा सरकार को देता रहता है जी। और बुढ़ापे में सरकार उसको देखती है। चलिए उसके रहने के लिए थोड़ा डिटेल से हम समझेंगे। हमारे पास हाँ ठीक है। अब अनुषा गांगुली ने सर मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा से भी बात की है, उनको भी सुन लेते हैं, फिर इसके बाद डिबेट को आगे ले जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ है। सर, मोदी जी के 1 साल पूरे हो रहे हैं, जो तमाम वादे थे, एजेंडा थे, कितने अच्छे दिन आए लोगों के? देखिए, 60 साल के कुशासन के बाद एक सुशासन की सरकार बनी है, उसका 1 साल पूरा हो रहा है और जो कहा वो करके दिखाया। 20 मई 2014 को कहा कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। 1 रुपये महीने के हिसाब से कभी कल्पना नहीं की थी किसी ने कि इस देश के गरीब आदमी का बीमा होगा। 1 रुपये महीने के हिसाब से 2 लाख का आपका दुर्घटना बीमा, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपका 2 लाख का जीवन बीमा, और 20,000 करोड़ मुद्रा बैंक के माध्यम से जो गांव का गरीब है, जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है, अपना काम करना चाहता है, जो साहूकार के चंगुल में था, अब मोदी सरकार ने साहूकार के चंगुल से निकालकर उसको बैंक के हवाले किया है कि जाओ बैंक से लोन लो और अपना काम शुरू करो। जो 42 करोड़ इस देश में ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य अंधकार में होता है, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उनको अटल पेंशन योजना के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा दी है। किसान के लिए हमने अब तक जो सरकारें देती रहीं, हमने 1.5 गुना मुआवजा किसान को दिया है, 50% से 33% किया है। और ये सरकार विजिबल है, ये सरकार दिखती है, काम करती हुई दिखती है आपको सरकार कि सरकार अगर ओलावृष्टि होती है तो मंत्री ज़मीन पे दिखते हैं, अगर बाढ़ आती है कश्मीर में तो सरकार वहाँ बाढ़ में दिखती है, नेपाल में भूकंप आता है सरकार वहाँ दिखती है, यमन में हमारे भारतीय फंसे होते हैं सरकार वहाँ दिखती है। तो ये विजिबल सरकार है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 साल शुरुआत है, हमने इनिशिएटिव लिए हैं, वर्ष 1 शुरुआत अनेक, और अभी हमारे पास 4 साल का काम करने का मौका है। उसके बाद जनता की अदालत में अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। लेकिन सर, विपक्ष लगातार जो है निशाना साध रही है कि जुमलेबाज की सरकार है, अपना काम नहीं कर रही है, उनका कोई भी एजेंडा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कांग्रेस जो है बुकलेट भी जारी कर रही है 26 को। विपक्ष बेरोजगार है और 60 साल जिन्होंने इस देश में गड्ढे खोदे, जिन्होंने देश के खजाने को लूटा है, बहुत दुर्भाग्य के वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे 1 साल में इतने विचलित हो गए, आपको तो पूरे हमेशा के लिए अब कांग्रेस मुक्त भारत रहेगा। तो अभी तो शुरुआत है। कांग्रेसी मित्रों को हम यही कहेंगे, इस देश के विकास में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाओ, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे जाओगे, बच्चे दिखोगे, नहीं तो सब छुप जाओगे, कोई दुनिया देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल सर, 1 साल पूरा हो गया, यानी कि 20% हो गया, आने वाले 4 साल के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमने एक सकारात्मक इनिशिएटिव्स लिए हैं इस देश की तरक्की के लिए। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता हमें सहयोग करेगी और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे और देश की अदालत में जाएंगे। तो ये थे श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी सरकार ने अपने 1 साल में अपना पूरा 100% दिया है और विकास की राह में काम किया है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। वर्ष 1 शुरुआत अनेक, ये एक नया नारा बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या किन किन मामलों में सफल रही मोदी सरकार 1 साल में और कहां पर ये विफल रही, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, इसमें क्या अच्छे दिन आ गए हैं। हमारी संवाददाता अनिशा गांगुली ने मोदी सरकार के 1 साल पर बातचीत की कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा से। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ है। सर, मोदी सरकार को 1 साल पूरे हो गए, कई वादे थे, कई एजेंडे थे, क्या लगता है कितने अपने वादे पूरे कर पाई मोदी सरकार? देखिए, मैं समझता हूँ जिन वादों के ऊपर, जिन नारों के ऊपर मोदी सरकार आई थी, पहले 1 साल में ही पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गई है। चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला रहा हो, आज नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स क्या कह रहा है कि 5 रेप से ज़्यादा पर डे दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं और मोदी साहब का ट्विटर खामोश है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने महिला और बाल विकास का जो जितना बजट था उसको कम कर दिया। आपने कहा 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आपने पंचायती राज का बजट समाप्त कर दिया, बहुत कम कर दिया, लगभग 90%, 95% कम कर दिया। हेल्थ का बजट कम कर दिया। आपने सर्व शिक्षा अभियान का बजट कम कर दिया। आपने तमाम योजनाएं समाप्त कर दी। अभी तक देश ने केवल भाषण देखे, जुमले देखे। आपने क्या कहा कि 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में, भाइयों बहनों आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फिर आपके अध्यक्ष ने कहा कि साहब ये तो जुमला था, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो अभी तक देश ये फर्क नहीं कर पाया कि आपने रियलिटी में क्या कहा था और कौन कौन सी बात जुमलों में कही थी। अभी तक तो 1 साल में ऐसा लग रहा है कि पूरा जुमला ही था। लेकिन मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो अपने विकास के एजेंडे पे ही काम कर रही है, यहाँ तक कि 500 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सरकार अपनी कामयाबी को गिनाने के लिए। देखिए, मार्केटिंग पैकेजिंग के तो मास्टर हैं। स्वयं अडवाणी जी ने कहा कि बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं मोदी साहब, तो हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। साबरमती के किनारे जिस टेंट हाउस वाले से टेंट लगवा कर चीन के राष्ट्रपति को बैठाया था, बहुत अच्छा काम किया था उस टेंट वाले ने। मैं समझता हूँ इवेंट मैनेजमेंट से देश नहीं चलता है। जितना पैसा आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे खर्च किया, इतने बड़े बड़े विज्ञापन, मेक इन इंडिया, और शेर भाग रहा है और भागते भागते ऐसा लग रहा है अखबार से बाहर आ जाएगा। मैं समझता हूँ अगर ये पैसा किसानों को दिया जाता तो शायद कुछ आत्महत्याएं बच जाती। वही आर्थिक नीतियाँ, वही जीएसटी, वही एफडीआई, वही इंश्योरेंस बिल, तमाम चीज़ें तो आप हमारी लेकर आए। फिर आपकी अर्थनीति कैसे बदली? आप बताइए, आपकी विदेश नीति पाकिस्तान के साथ कभी आप सेक्रेटरी को भेजते हैं, कभी सेक्रेटरी को नहीं भेजते हैं, कभी खुशी कभी गम। अरे भाई, कर क्या रहे हैं आप? देश को कैसे चलाएंगे आप? किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गांव रो रहे हैं। आपका उद्योगपति भी अब रोने लगा है कि मार्केट में मनी का फ्लो नहीं है। आरबीआई के गवर्नर चिंतित हैं। ये पूरा 1 साल जिस तरह के वायदे, घोषणाओं और विभिन्न मुद्राओं में दिए गए भाषणों से गुजरा, इसको देश याद रखेगा। तो ये थे आलोक शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से वादे किए गए थे मोदी सरकार में चुनाव से पहले, वैसे काम नहीं हो पाए। और जिस तरीके से हर मंत्रालय यहाँ काम कर रहा है, सिर्फ एक ही मंत्रालय का जो है यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन दिख रहा है, प्रधानमंत्री मंत्रालय का, क्योंकि एक ही आदमी है जो सर्वोपरि है इस पूरे सरकार में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो आलोक शर्मा जी जुमलों की सरकार बता रहे थे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे ललन जी से कि क्या कुछ अच्छे काम, क्या अच्छी शुरुआत हुई है। सर, आप बता रहे थे, बताएं। देखिए, देश का लक्ष्य इस समय क्या है जी? आर्थिक विकास की गति को हमें तेज करना है जी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसको रोजगार दिलाना, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊंचा करना जी, और दुनिया में बड़े बड़े देशों के साथ उनकी पंक्ति में बैठना। और इसके लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारा प्रशासन स्वच्छ हो और कुशल हो। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में भी मोदी ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी योजनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पिछली सरकार के टाइम से में 2 साल 3 साल से लंबित पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उनकी कास्ट बहुत बढ़ गई। मोदी सरकार ने आते ही जो पहला काम किया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया, पर्यावरण मिनिस्ट्री की एक कमेटी थी, जो पूरी कमेटी इन्होंने चेंज कर दी और जितने लंबित प्रोजेक्ट थे वो लाए गए उसके सामने, और उसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट क्लियर हो गए और उनके ऊपर आज काम चल रहा है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमें समझना पड़ेगा कि सरकार की नीयत क्या है और सरकार किस तरह से चल रही है। तो जिस ढंग से मोदी ने शुरुआत की है सारी चीज़ों की, अब देखिए, मेक इन इंडिया के बारे में भी अभी लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस देश को उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर किया जाए। आप चीन की हिस्ट्री देखिए, 1960 में चीन ने क्या किया। उसने दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसको बुलाया अपने यहाँ और कहा कि आपको जो चाहिए हम आपको अच्छी सड़क देंगे, बैंकिंग देंगे, आपको बिजली देंगे, 24 घंटे सस्ता लेबर देंगे, जो चाहिए हम देंगे, आप इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाइए। और जो एक कम्युनिस्ट देश है उसने कैपिटलिस्ट कंट्रीज को और कैपिटलिस्ट कंपनीज को बुलाया और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब तैयार किया कि आज चाइना को इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अच्छा। और सारी दुनिया में चाइनीज माल आज बिक रहे हैं। तो हमारे सामने जो समस्या ये है कि हम जो इतने बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं,
जिसमें बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं हमारी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, और फिर हमारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिसमें हमें कल कारखानों में अपनी उत्पादन बढ़ाने हैं या कृषि का उत्पादन लेकिन बढ़ाना है। एक सवाल जो लगातार विपक्ष उठाता रहा है कि इस दौरान एक साल में जो बेरोजगारी की तमाम बातें की, बेरोजगारी को थोड़ा कुछ रोजगार दिए जाएंगे, बेरोजगारी और महंगाई के मामले में हम बात करें तो महंगाई फिर जस की तस हो गई। महंगाई का जो ग्राफ था इधर पिछले 2-3 महीने में बढ़ा है। बेरोजगारी के बारे में भी कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ लगातार नहीं, देखिए महंगाई के बारे में मैं एक बात कहूँगा, ये ठीक है कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जैसे सब्जियों के हैं या दूध के हैं या फलों के हैं या दालों के हैं। मोटे अनाज उनके तो दाम बढ़े नहीं है। दूसरी बात है कि जो पीडीएस सिस्टम है उसमें अब आपने देखा बहुत से राज्यों में 2 रुपये 3 रुपये किलो में गेहूं दिया जा रहा है, चावल दिया, तो जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो तो अभी बनी हुई है। तो जो नीचे का तबका जिसको उसका लाभ था वो तो अभी कंटिन्यू कर रहा है। बाकी ये चीज़ है कि कुछ चीज़ों की महंगाई गवर्नमेंट रोक नहीं पाई। हालांकि टोटल महंगाई दर कम हुई है, थोक में भी और खुदरा में भी, और इसके लिए भारत की प्रशंसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने किया। संदीप जी, एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम जब उधर सस्ते थे तो आपने सस्ता तो किया लेकिन उसके एवरेज में नहीं किया, अभी आप महंगे कर रहे हो। तो क्या सिर्फ आप चाहते हो कि आपका सरकारी खजाना भरता है लेकिन उसका कुछ तो लाभ आप जनता को दे दीजिए, क्योंकि जनता कह रही है कि हमको क्या फायदा, हमको तो जितना पहले थे वो यूपीए सरकार में अभी भी वही महंगाई है। अंजनी भाई देखिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नियंत्रित होती हैं और ये हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बना के वो छोड़ के चली गई हैं। आज जब होता है कि जब नियंत्रण की बात आती है तो हमें ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना होता है कि अपना खजाना भर लिया। नहीं, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना होता है कि बाजार जो है बाजार के हिसाब से कोई चीज़ें अनियंत्रित ना हो जाए। अगर हमें घाटा भी हो रहा है या फायदा भी हो रहा है तो वो नियंत्रण में रहे, तो सरकार इसकी कोशिश करती है। और देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोई समझ नहीं रहा है, हम उसको समझाना चाहें उसको समझना जरूरी है। देखिए जब तक हम भारतीयों की मानसिकता नहीं बदलेगी कि हमें समृद्ध होना है तो कोई हमें समृद्धि नहीं ला सकता। मैं बार बार एक चीज का उदाहरण हमेशा देता हूं और आज भी दे रहा हूं। जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो गांधी जी का जो आंदोलन था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब उन्होंने कहा जब पूरे भारतीयों को इकट्ठा कर लिया कि अब हमें गुलाम नहीं रहना है। हमारी सरकार यही कर रही है, हम मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ असफलताएं लग रही हैं। विपक्ष के मेरे साथी कांग्रेस के मेरे नेता अमित भाई बोल रहे थे, संजीव भाई बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रखर नेता हैं, तो ठीक है आलोचना करनी चाहिए, आलोचना होनी भी चाहिए। स्वच्छ राजनीति में अगर हम लोकतंत्र में एक दूसरे की आलोचना नहीं करते तो उससे भी सीखने को नहीं मिलेगी, और इनकी आलोचनाओं से हम लोग सीखते भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि, और इसमें इनकी भी सहभागिता हम चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मुख्यमंत्रियों को जब टीम इंडिया बनाई तो उनमें जगह दी, हमने ये नहीं सोचा कि वो किस पार्टी के। तो हम लोग को मिलजुल के विकास करना है, देश को आगे लेके जाना। किसी एक आदमी का देश नहीं है, ना बीजेपी वाले का देश है, ना कांग्रेस का देश है, ना आम आदमी पार्टी वाले का देश है। ये देश सबका है और इसमें सामूहिक विकास होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो निगेटिवनेस है कांग्रेस के पास या आम आदमी की पार्टी के पास, उसको छोड़ के जो पॉजिटिव एनर्जी है सोसाइटी की उसको और डेवलप करने की जरूरत है। और जो लोगों में थोड़ी सी हीन भावना भी है कई चीजों में, उनको और अच्छा करके और अच्छा बनाने की जरूरत है। इस वजह सरकार पहल कर रही है। जी रन सर जी, देखिए कुछ क्षेत्रों में मैं समझता हूँ कि सरकार को कुछ और काम करने की आवश्यकता थी जो नहीं हुई। खास तौर से जैसे एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट दिया गया कि इस देश में 100 स्मार्ट सिटी हों। एक कृषि प्रधान देश में जहाँ 6 लाख गांव हैं और जहाँ पर 70% आबादी गाँव खेती पर निर्भर है और खेती की वजह से उसका रोजगार चलता है, उसका पेट पलता है। तो ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जगह अगर 10,000, 20,000, 50,000 स्मार्ट गांव बनाने की योजना बनाई गई होती तो मैं समझता हूं कि यह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात होती। चलिए अच्छी बात। अच्छा अमित जी, जिस तरीके से अगर हम अलग अलग मुद्दों पे बात करें, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और जो विदेश में एक पॉजिटिव सोच आई है भारत को लेकर, अगर इन सब की बात करें तो अलग इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई कुछ पॉजिटिवनेस आई? क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान एक माहौल सा बन गया था कि यार कुछ होना नहीं इस देश का। तो क्या जो कह रहे हैं संजीव जी, बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं कि नहीं, ये कम से कम भरोसा कायम तो हुआ है प्रधानमंत्री के ऊपर और देशवासियों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं ठीक है सब? देखिए अंजनी जी, एक बात में और ललन जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे बीच में, उन्होंने कहा कि जो स्मार्ट सिटीज का जो था, अगर उस तरह से स्मार्ट विलेजेस का भी कोई कॉन्सेप्ट होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता भारत के लिए। तो मैं एक बात उसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए थे मोदी जी कि हर एक जो सांसद है वो एक गाँव गोद लेगा, लेकिन
उसका क्या परिणाम निकला वो आपके सामने है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली के अंदर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। सातों लोगों ने गांव गोद लिए, लेकिन आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी किसी भी गांव के अंदर कोई भी विकास की काम नहीं हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, गांव वालों से बात कर सकते हैं। तो जब देश की राजधानी के सांसद कुछ नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में रहकर, जहां पर कि प्रधानमंत्री भी रहते हैं और सारे मंत्री भी रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर काम होना चाहिए वाकई में, वहां पर क्या काम हुए होंगे। तो खाली योजनाएं बनाने से काम नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम गिरे थे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर होते हैं, लेकिन उसकी आप क्रेडिट आप लेते हैं कि नहीं हमने करे, लेकिन किस आधार पर करे, कितने करे, उसके लिए आप पीछे हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो पेट्रोल डीजल के दाम गिरे उससे किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ना चाहिए था, वो इफेक्ट क्या जनता को मिला? चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, चाहे वो रेल का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला हो, सब दिन जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं जी। एक कहीं ना कहीं विफलता है। एक और हम बातचीत सुना देते हैं आपको। संवाददाता रमाकांत सिंह ने मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी के नेता जगदीश प्रधान से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद में इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र की एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 साल पूरा करने जा रही है। इस 1 साल के लेखा जोखा और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के विधायक जगदीश प्रधान जी। प्रधान जी, अगर कहा जाए नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल पूरे करने जा रही है, तो ओवरऑल पूरे 1 साल को किस तरह से देखते हैं? साल तो पूरा करने जा ही रहे हैं, और मैं जहाँ तक सबसे जो बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, कि मोदी जी ने नारा दिया था कि मैं भारत में, भारतीय जनता पार्टी एक करप्शन फ्री सरकार देगी। 1 साल आज होने जा रहा, किसी मंत्री के ऊपर, किसी एमपी के ऊपर आज तक एक भी चार्ज 1 साल के अंदर नहीं लगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर नंबर की स्कोरिंग की बात की जाए, जो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो वो कहाँ पर हुआ? और उन्होंने कहा कि विदेश नीति हमारी ऐसी होगी, पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं होगी। कितना पाकिस्तान से हमारी कोई डरने की नीति नहीं है, ना कभी रही है और ना रहेगी, और पाकिस्तान हमें आंख नहीं दिखा सकता। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारा चाहे होम मिनिस्टर जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे पीएम, तो उन्होंने बहुत ही सख्ती के साथ लिया है। और जहाँ तक उदारता की नीति है, वो भी ये नहीं चाहता कि सिर्फ बेफिजूल में टकराव हो। हम समझते पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध हो। अगर पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है तो उसका वेलकम है। लेकिन एक बात, सबका साथ सबका विकास, उसमें तो विवाद ज़्यादा रहे हैं। विकास नहीं, विवाद नहीं, विकास भी हो रहे हैं। विकास की नीतियाँ बनाई जा रही हैं। जैसे लैंड बिल एक्ट लेके आई कांग्रेस सरकार, उसमें सारा काम रुका पड़ा है। आज कहीं आप बिजली के लिए जगह नहीं ले सकते, सड़क बनाने के लिए जगह नहीं ले सकते, स्कूल खोलने के लिए ले सकते, हॉस्पिटल बनाना वो जगह नहीं मिल सकती हमको। अगर जब तक लैंड बिल में बदलाव नहीं होगा तब तक विकास होना बाहर हिंदुस्तान का असंभव है। लेकिन आपके सांसदों के बयान काफ़ी विवादास्पद है, जिसके लिए काफ़ी बार शर्मिंदा होना पड़ा प्रधानमंत्री को। नहीं, वो किसी की अपनी निजी राय हो सकती है। प्रधानमंत्री की ऐसी सोच नहीं है। वो सबका साथ और सबका विकास की सोच उनकी है। स्कोरिंग की बात की जाए तो आपकी सरकार कितने नंबर पे खड़ी दिखाई दी? नहीं, सरकार तो मैं समझता हूँ 100 पे 100 पे खड़ी हुई है। सरकार अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आ रही है ताकि पूरे संपूर्ण भारत का विकास हो सके। ये थे दिल्ली बीजेपी के विधायक जगदीश प्रधान जी, जिन्होंने साफ कहा उनकी सरकार, केंद्र सरकार पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर एकदम पहली पायदान पर खड़ी है। और जो भी वायदे इस सरकार की तरफ से की गए थे चुनाव के दौरान, वो लगभग पूरे हुए हैं और उनकी दिशा में प्रयास जारी है। दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज़। तो 1 साल 26 मई को पूरे हो जाएंगे। इससे पहले लगातार सारे बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल जेटली जी ने किया था, आज अनंत कुमार जी ने किया, उनके साथ जेटली जी भी थे। तमाम अपनी उपलब्धियों को बता रहे थे और क्या करने वो भी बता रहे थे। हमारे साथ संजीव निगम जी भी हैं, आपके नेता। इस डिबेट में ज़्यादा आपको नहीं दे पाए। अच्छा, जिस तरीके से हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अगर हम पॉइंट बात करें, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अगर इन पॉइंट बात करें और विदेश को भी जोड़ लें, तो क्या लगता है कि 1 साल में कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, मैं अभी बता दूं, अभी मैं संदीप दुबे जी को सुन रहा था। इनकी बातचीत में पूरा मुझे नरेंद्र मोदी का डुप्लीकेसी नजर आ रही थी। जिस अंदाज में वो बात करते हैं, हाँ। सेम बात करने का अंदाज आज इनकी बातों में मुझे झलक रहा था जी। और कंट्राडिक्टरी बातचीत। इन्होंने कहा, इन्होंने अभी माना इस बातों की, जो पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से जो है घटते और बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि पिछले 9 महीने, हाँ। सरकार बनने के 9 महीने तक लगातार हर महीने 2 रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए गिरते रहे।
तो इनके तमाम प्रवक्ता इसी बातों को आते रहे मोदी सरकार के आने से देखिए ये होता रहा, ये होता रहा, और अब जब बढ़ने लगे तो आप ये कह रहे हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से गिर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप एक तरफ तो रहे, अगर आप पहले भी उस बात को बताते कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से ये दाम गिर रहे थे, तो बात वही है कि आप जो है कहते हैं, आप पैकेजिंग अच्छी करते हैं, अंदर आप उसके अंदर क्या डालते हैं, क्या देते हैं, वो अभी थोड़ा सा देखने वाली बात है। वो चीजें भाई हमें तो नहीं समझ में आ रही है कि आप बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं और हकीकत में चीजें वो नजर नहीं आ रही हैं। आप हर जगह हड़पने वाली नहीं है, हर राज्यों को किस तरीके से अभी तो हर चुनाव का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली की ताजा स्थिति आपको देखने में नजर आ रही होगी कि किस तरीके से जो है गवर्नर के माध्यम से ऐसा लग ही नहीं रहा है उनको कि भाई दिल्ली की सरकार है चुनी हुई, वो गवर्नर रूल ऐसा लग रहा है। तो उनके तो तमाम बातें हैं, मतलब मेरे कहने का तो सवाल वही आता है घूम फिर कर कि पैकेजिंग अच्छा जो है हो रहा है और जो अंदर कंटेंट है दैट इज नॉट सब्सिक्वेंट। चलिए, बहुत अच्छा, यही आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि केजरीवाल जी भी पैकेजिंग बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा ललन सर, कुछ चीजें आप उसमें कर रहे हैं। मैंने स्मार्ट सिटी की जगह मैंने कहा कि जो पैसा इतना स्मार्ट सिटी में खर्च कर रहे हैं, अगर उसी की जगह एक प्लानिंग ऐसी होती कि स्मार्ट विलेजेस में हमें कन्वर्ट करना है अपने गाँवों को, और उसके लिए एक सेंटर और राज्यों से मिलकर पूरी स्कीम बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। देखिए, आदर्श गांव की जो योजना बनी अच्छी है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि जो सांसद हैं उनका गांव के ऊपर कब्जा नहीं, इन द सेंस जो कुछ चीज़ें राज्य सरकार करती है, कुछ वहाँ की PWD करती है, स्टेट की कुछ कोई एजेंसी करती है, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आप एक प्लान्ड वे में जाएँ, जैसे मेक इन इंडिया है, तो एक प्रधानमंत्री की पूरी योजना है कि हम कैसे इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे और कैसे निवेश लाएंगे भारत में, वैसे ही विलेजेस के लिए भी ऐसी योजना होनी चाहिए कि सेंटर और स्टेट मिलकर गांव का विकास करें और खेती का विकास करें, ताकि इस देश की जो मूल समस्या है रोजगारी का और लोगों के खाने पीने और रहने का, उस समस्या का निदान हो सके। हाँ जी, अच्छी बात आपने कही। अमित जी, जिस तरीके से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपने बताया, उसका जवाब आपने सुना, लेकिन अब एक जो बात संजीव जी ने भी कहा कि विदेशों में एक अच्छा माहौल बना है और लोगों के अंदर एक कुछ दिन पहले तक जो कोई हीन भावना हो गई थी कि नहीं कुछ होगा नहीं, उस पर भी हुआ कि नहीं, वो चीज़ें अच्छी हुई हैं। जो कुछ अच्छी परियोजनाएं शुरू की हैं, जो सामाजिक सुरक्षा के लेकर पेंशन की योजनाएं, कुछ ये तमाम योजनाएं हैं, ये कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो बीजेपी या एनडीए सरकार ने की। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो जो खाता खुलवाने का कार्य मोदी सरकार ने इनिशिएटिव लिया, अच्छा इनिशिएटिव है। जो बीमा के क्षेत्र में उन्होंने किया, अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अभी जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जी ने, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जब हमारा 60% जो है देश को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है और किसानों के भले के लिए हमें सोचना चाहिए, तो वो क्यों नहीं कर रही है एनडीए सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार या मोदी सरकार, ऐसा क्यों नहीं कर रही है? आप देख रहे हैं कि यूरिया से सब्सिडी उन्होंने हटा ली है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम मूल्य गेहूं की, तो वो जिसका तस पड़ा हुआ है उस पर वृद्धि होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि कितनी प्राकृतिक आपदाओं से आज किसान रूबरू हो रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ भी उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या यदि हम गेहूं का न्यूनतम मूल्य थोड़ा बढ़ा दें तो किसानों को राहत नहीं मिलेगी? रही बात मुआवजे की, अभी आपके टिकटॉक में मैं सुन रहा था कि बोला किसानों को बड़ा मुआवजा दे रहे हैं, ओलावृष्टि जहां हो रही है। अरे आप के कहने से नहीं होगा ना, आप किसी किसान से बात करिए जिसकी फसल उजड़ गई है, क्या उसको मुआवजा मिला? यदि मिला तो क्या उससे संतुष्ट है? क्या जो उसका नुकसान हो उसकी भरपाई हो सकी? नहीं हो सकी। अब इन सब आपदाओं से आज देश घिरा हुआ है, लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग के लिए आज भी काम कर रहे हैं। अभी आपके ही चैनल में बताया गया कि अगले कुछ सप्ताह में जो है ब्रांडिंग करी जाएगी कि एक साल में क्या क्या कार्य करिए। अरे आज आईटी का युग है, प्रिंट मीडिया का युग है, हर एक व्यक्ति जानता है कि आप किस तरह कार्य कर रहे हैं, किस तरह के नहीं कर रहे हैं। गांव के लोग भी आज जान रहे हैं कि सरकार किस तरह कार्य कर रही है। उसके लिए आप करोड़ों रुपया व्यय करेंगे रैलियों के द्वारा, ना सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा क्षेत्र में होगी बल्कि विधानसभा क्षेत्र में। यही गलती तो आपकी सरकार ने हुआ था कि आपने अच्छे काम किए लेकिन उसकी मार्केटिंग जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे, उससे सबक लिया है। अंजलि जी, लेकिन आप काम भी तो करिए, खाली आप घोषणाएं करते रहेंगे और करोड़ों रुपया देश की जनता का इस काम में खर्च कर देंगे अपनी ब्रांडिंग के अंदर, तो उससे देश का हित नहीं होगा, अहित ही होगा। इन सब बातों को ध्यान रखिए। अच्छा जी, समय का हमारे पास अभाव है, हम सारे अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि एक फाइनल कमेंट देंगे। संदीप जी, 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, क्या कुछ रहा? आपने सुना, बहुत लोग अभी संतुष्ट नहीं है और ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। अभी भी वही सवाल हो रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे? एक फाइनल कमेंट आपसे, अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, मेरे साथी
कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के या विपक्ष के लोग इसे कह रहे हैं ब्रांडिंग कह रहे हैं। देखिए ब्रांडिंग नहीं है, ये योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचानी है, जनता को उसके हक को बताना है। हमने जो किया, जो योजनाएं सरकारी चल रही है, जनता जाने, वो जागरूक होगी तभी उससे लाभान्वित होगी। तो ये पहल जो है जनता को जगाने का, ये स्वयं में एक आंदोलन है और इस आंदोलन को आप टिक्का टिप्पणी करके छोटा कर रहे हैं, इसके कद को छोटा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार अच्छा कर रही है और आप भी अच्छा सुझाव दे और आप इस सरकार के साथ 5 साल ये ना समझे कि मैं विपक्ष में हूँ, आप भी सरकार के साझेदार बने, भागीदार बने। और मुझे ललन जी की जो बात है स्मार्ट विलेज की, मैं कोशिश करूंगा जब अगले साल आए तो आपको दिखेगा कि एक स्मार्ट विलेज के तौर पे हम भारत को भी डेवलप करने की संजीव जी फाइनल रिफॉर्म ले आए। संजीव जी फाइनल कमेंट, क्या अच्छे दिन आ गए या कब तक आने वाले हैं, आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है? अभी तो अच्छे दिन ऐसे कुछ आए नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार से शायद करते रहे तो अगले साल जब मैं फिर चर्चा करूं तो कुछ लगने लगे। अभी तो 100 में से अगर कहा जाए तो 3 या 4 नंबर, 10 में से 3 या 4 नंबर। चलिए अमित जी, आप कितना नंबर देंगे और कब तक लगता है कि आपको अच्छे दिन आएंगे या आ गए? नहीं, अभी उम्मीद नहीं है कि कुछ आने वाले समय में अच्छे दिन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के आए हैं और उन्हीं के रहेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए ललन सर, अच्छे दिन आ गए या आएंगे और कितने नंबर आप देते हैं? 1 साल के कामकाज को कितने नंबर देते हैं आप? मैं समझता हूं कि अच्छे दिन के संकेत तो हैं। शुरुआत अच्छी हुई है और 1 साल में आप किसी सरकार से इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ बातें बहुत आगे बढ़ी हैं और मैं तो कहूँगा कि अगर मुझे मार्क देना है तो 10 में से 7 नंबर में दूंगा। अच्छा, किस किस क्षेत्र में आपको लगता है कि अच्छे काम हुए और कहां पर किन किन क्षेत्रों में लगा कि नहीं ये चीजें अभी ठीक नहीं हो पाई? जी, एक तो यह है कि प्रशासनिक चुस्तता हुई है, प्रशासन में स्वच्छता आई है, भ्रष्टाचार में कमी आई है और खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग में काफी फर्क पड़ गया। अच्छा, जो नीति आयोग का जो गठन किया गया था, योजना आयोग को खत्म करके, इसका क्या इधर बीच क्या परिणाम निकला? इसका मूल मंत्र ये है कि जो राज्य सरकारें हैं उनका भी प्लानिंग प्रोसेस में उतना ही अब जोर होगा जो सेंटर का होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ फंड्स होंगे या जो कुछ भी होगा तो ये राज्य सरकार और राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे या जो उनके प्रतिनिधि उस समिति में बैठेंगे तो इनके साथ मिलजुल कर होगा। चलिए, तो अच्छा, किन मोर्चों पर आपको लगता है कि इन 1 सालों में काम नहीं हो पाया, उसको करना चाहिए था? कृषि के क्षेत्र में समझता हूँ जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ, रोजगार के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ, बाकी और क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ हुआ है, विदेश निवेश के बारे में अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात जो हुई है कि आज भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर बात करता है, जो बात पीछे कई सालों से हम नहीं देख रहे थे और जिसकी हमें ग्लानि भी होती थी कई बार कि हम शायद इतना नीचे गिर गए हैं। आज वो स्थिति नहीं है और मैं समझता हूँ किसी भी देश के सम्मान के लिए एक बड़ी बात है और इसका बहुत व्यापक प्रभाव धीरे धीरे होगा। देखिए, दुनिया के जो 2 सबसे बड़ी मैगजीन्स आज हैं, टाइम्स और इकोनॉमिस्ट, दोनों ने आपके प्रधानमंत्री को प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया है और उन्होंने जो कुछ लिखा है उनके बारे में, मैं समझता हूं कि वो भारत का हर नागरिक जो पढ़ेगा उसको एक अभिमान होगा कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से है, हमारे देश को इस तरह से प्रोजेक्ट किया। चलिए, आप सभी लोगों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इससे पूरी चर्चा में बातचीत होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 1 साल का कार्यकाल रहा और बीजेपी की तरफ से कही भी गई थी कि वर्ष 1 शुरुआत अनेक तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल का समय काफी कम है। लेकिन जो एक उम्मीदें थी चुनाव से पहले, एक तमाम बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे और जादू की छड़ी से सब सुधार देंगे, अभी उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी। हाँ, शुरुआत अच्छी हुई है। फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।